नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस का जो एग्जाम हुआ पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर और इस प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि आपकी जो परीक्षा के बाद की जो प्रतिक्रिया आई हुई उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस परीक्षा की तैयारी महीनों तक की हुई थी और पाठ्यक्रम को पूरा कवर करने की कोशिश की गई थी और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए थे, खासतौर से हिंदी विषय के, उन सभी प्रैक्टिस सेट से कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि बाहर से आया हुआ हो। भले वो थोड़ा-सा नए तरीके से पूछा गया हो, लेकिन लगभग मैं कहूँ कि 95% क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट से और जो भी यहाँ पर मटेरियल दिए गए थे, उन्हीं से आए हुए थे। और बार-बार मैं आप सभी को आगाह भी करता रहा कि ये पेपर कुल 6 भागों में बँटा हुआ रहेगा, जिसमें से जो छठा भाग है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको 40% अंक लाने थे। इसके बाद ही आपका ये पेपर आगे उसका मूल्यांकन होगा और फिर आप मेरिट में आएँगे, कट ऑफ में आएँगे, उसका निर्धारण होगा। तो तमाम जो भी सतर्कताएँ थीं, आप सभी को हमने बताने की कोशिश की थी और हिंदी विषय, क्योंकि विशुद्ध तरीके से यहाँ पर हम हिंदी विषय पर ही चर्चा करते हैं और चर्चा इसलिए करना ज़्यादा ज़रूरी है कि लगभग आपके जो भी 150 प्रश्न रहे होंगे, उसमें से 80 प्रश्न तो आपके हिंदी के ही थे। तो ज़्यादा संख्या आप देख रहे हैं कि अगर हिंदी में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लीड लेकर चलेंगे। तो चलते हैं हम बात करते हैं कि आखिरकार प्रश्न कैसे आए हुए थे, उनके सही उत्तर क्या हो सकते हैं और आप सभी अपने प्रश्नों को लेकर अपने जो भी प्रश्न पत्र आपको मिले होंगे, उनको ज़रूर अपने पास रखिए, मिलान कीजिए। थोड़ा-सा ये वीडियो लेट बनाना पड़ रहा है क्योंकि सौभाग्य से मैं भी लखनऊ में ही था जब आप सभी का पेपर हो रहा था, तो आने में हमको वक़्त लगा, इसलिए यहाँ पर बनाने में भी वक़्त लग रहा है। जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे, तो ये कई सेट में बना हुआ था पेपर और उसके विकल्प भी अलग-अलग हैं। हमने देखा, कई जगहों पर देखा, कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल में भी भेजा था, तो उनके विकल्प सेम टू सेम नहीं है, बल्कि हर जो भी सीरीज़ है, उसके विकल्प अलग-अलग हैं, उत्तर वही है। तो इस चीज़ को भी आपको मिलान करना है। जैसे मैं जिस प्रश्न पत्र पर बात कर रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिला हुआ है, कुछ विद्यार्थियों ने भेजा था, तो उसी को आधार बनाते हुए हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो आपको मिलान करना है कि जो भी विकल्प में उत्तर दिया गया है, आपके पेपर सेट में वो कौन-सा विकल्प है जो कि सही है। ठीक है? घबराना नहीं है कि मैं अपने पेपर में 2 लगाया था और आप 3 बता रहे हैं, इस तरीके से आपको घबराना नहीं। चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि जो भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ गया और राजभाषा से रिलेटेड है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन-सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? और जो भी पेपर मिला है, विद्यार्थी ने बड़ा ही सतर्कता से नहीं के अंदर टिक लगाया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर। हमें बताना है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान जो भी किए थे, उनमें से कौन-सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1965, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा अधिनियम 1963। ये चारों विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से हमें बताना है कि कौन-सा सही नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है कि राजभाषा संकल्प 1965 नहीं बल्कि 1968 में दिया गया था। और जब आप दंगल झाल्टे और विनोद गोदरे की बुक पढ़ेंगे, जिसका कि मैं बार-बार उल्लेख अपने चैनल पे करता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको इसका सटीक उत्तर मिल जाएगा। 1968 में राजभाषा संकल्प किया गया था। राष्ट्रपति आदेश आप देखेंगे कई बार किया गया, 1952 में भी है, 1955 में भी है और 1960 में भी है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, एक तथ्य के रूप में यहाँ पर सही है। राजभाषा अधिनियम 1976 में आया हुआ था। राजभाषा नियम आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और राजभाषा अधिनियम 1963 में। तो आगे की परीक्षाओं के लिए इन सभी विकल्पों को जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि टीजीटी के पेपर में कुछ यहाँ से आपको मिल जाए। तो सही उत्तर क्या रहा? ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है। जब तक आप खुद से गलती नहीं करेंगे तब तक ये प्रश्न का उत्तर आप नहीं गलत कर पाएंगे। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। यहाँ पर नहीं पर हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन दिया गया भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव
मुक्तिबोध। तो तार सप्तक यानी कि वो सप्तक जिसका प्रकाशन या संपादन 1943 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन नहीं? तो 7 कवि उसमें शामिल है। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब है केदारनाथ सिंह का संबंध तार सप्तक से नहीं है, बल्कि इनका संबंध सप्तक से जरूर है, लेकिन ये तीसरे सप्तक से जुड़े हुए। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में ये आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो यानी आपको एग्जाम के पहले तार सप्तक से रिलेटेड जितने भी कवि हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज करके जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा नया प्रश्न है ये, और वन लाइनर किताब में आपको बिल्कुल ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न है कि सच है कला निसर्ग मुक्त है नियत रचित नियमों से, न तो नीति सेविका न तो चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों का कला लोक पर घिरे व्योममंडल में मंडराता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार, ये जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है दिनकर, अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, निराला। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार ये सही जवाब क्या है। इस प्रश्न को जब आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कविता की मुक्ति के बारे में बातचीत की जा रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि निराला पर इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला है दिनकर। दिनकर की एक कविता है, एक पुस्तक का नाम है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज, इस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान में रखिए, वहीं से इसको लिया गया है। एक जमाना था जब कविता को लेकर काफी बहस हो रही थी कि छंद मुक्त कविता सही है कि छंद युक्त कविता सही है, या फिर शुद्ध कविता कौन सी है। तो दिनकर जी, जो रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने एक पुस्तक ही लिख दी शुद्ध कविता की खोज, वहीं से इस पंक्ति को उठाया गया। तो इसको ध्यान रखिए, आगे की परीक्षा में या फिर कभी भी अगर पूछा जाए तो तुरंत आप इसका सही जवाब बता दें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता है। एकदम से वन लाइनर नॉर्मल तरीके का प्रश्न जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में कई बार हमने करवाने का प्रयास किया है। सीढ़ियों पर धूप में ऑप्शन दिया गया है नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, रघुवीर सहाय द्वारा ये कविता संग्रह लिखा गया सीढ़ियों पर धूप में। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन दिया गया पंडित राज जगन्नाथ, नगेंद्र, निर्मला जैन, भरत मुनि। तो कुछ आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड नाम दिए गए हैं, कुछ आधुनिक जो भी भारतीय काव्य शास्त्र पर विचार करने वाले विद्वान हैं उनके नामों को दिया गया है। रस सिद्धांत की जब भी चर्चा की जाएगी तो नाम आपके दिमाग में आना चाहिए नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रस सिद्धांत। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक किताब और है जिसका नाम है रस मीमांसा। हो सकता है कि आगे की एग्जाम में सवाल आ जाए कि रस मीमांसा किसकी पुस्तक है। जैसे मैंने कहा आपके दिमाग में कौन गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस बार पूछा गया रस सिद्धांत, आगे पूछा जा सकता है रस मीमांसा। दोनों किताबों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? नगेंद्र। ठीक है, बाकी पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने की रस पर काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने लगा दिया है, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना नहीं। कृष्णा सोबती की कौन सी रचना जो ऑप्शन में दी गई है वो नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जिंदगी और गुलाब के फूल, मित्रों मरजानी, समय सरगम, डार से बिछुड़ी। हमें बताना है कि नहीं पर हमें जोर देना है। तो नीचे के जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी क्या है? कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल ये रचना है उषा प्रियंवदा की। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। आप देख रहे हैं वाक्य विन्यास थोड़ा सा गलत ही दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये आप पूरा एकदम दिमाग में रखे भी होंगे कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया, उसको माना गया है। तो सही जवाब क्या हो गया? 14 सितंबर 1949। बाकी भी तिथियां दी गई हैं, उनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, गद्यांश के रूप में है और क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 62 तक आपको बताना है कि इसका सटीक उत्तर क्या है। जब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा था,
आप सभी के लिए कि क्या इसका सही आंसर होगा, तो मेरे दिमाग में आ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कल मैंने आप सभी से पूछा भी था कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, तो एक विद्यार्थी ने जो पहला कमेंट्स था उसमें तो उन्होंने लिखा कि जो कुछ आप पढ़ाए थे कुछ नहीं आया। मैं कभी इस चीज को मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना तो हमने सही दिशा पकड़ी ही है कि आपको छला तो नहीं जाएगा बल्कि आपका भला ही किया जाएगा। तो देखिए, ये पैराग्राफ जब मैं पढ़ रहा था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात मुझे बार बार याद आ रही थी, और एक बच्चे ने कमेंट्स भी किया कि आज पता चला कि आचार्य शुक्ल हमारे लिए कितने जरूरी है। मैं लगभग 3 से 4 वर्ष इस प्लेटफॉर्म पर काम करते करते आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूँ कि आचार्य शुक्ल को जरूर आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। और हमने भी जितनी भी सीरीज चलाई थी ईएमआरएस की, सब शुक्ल जी की किताब को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो भी कवि दिए गए थे सब पे हमने चर्चा की थी। हम देख रहे थे अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में, तो 6 महीने से लगभग हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लगातार कंटिन्यू। लेकिन हमारी खूबसूरती यही है कि हम आभास नहीं होने देते हैं, आप सभी को इसकी अनुभूति नहीं होती। प्लीज अनुभूति करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं, बात करते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ छोटा सा ही है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई। सौंदर्य के बारे में बात की जा रही है कि बाहर की कोई वस्तु नहीं बल्कि मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की तरफ संकेत कर रहे हैं शुक्ल जी, कह रहे हैं कि एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई वहां पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई वस्तु नहीं है या फिर कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतः सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतने ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, सौंदर्य को लेकर यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया गया है। शुक्ल जी की ये सारी पंक्तियां यहाँ पर ली गई हैं। अब प्रश्न इस पे बने हुए हैं। प्रश्नों की संख्या लगभग 5 प्रश्न यहाँ पर हैं, और अगर इन प्रश्नों को आप सही कर लेते हैं तो एक तरीके से लीड माना जाएगा। सवाल पूछा गया कि सौंदर्य की अनुभूति क्या है, तो तमाम इसमें दिए गए ऑप्शन सही जवाब हो गया। हमारी अंतः सत्ता की तदाकार परिणति है सौंदर्य की अनुभूति। किसी भी वस्तु को देखने का सबका नजरिया अलग अलग ढंग का है। किसी को वही वस्तु कुरूप दिखाई पड़ेगी, किसी को वही वस्तु सुंदर दिखाई पड़ेगी। तो क्या है ये? हमारे अंतः सत्ता मतलब हृदय से जो भी तादाद स्थापित होता है उसी को हम सुंदर मानते हैं। इसीलिए आप दुनिया में देखेंगे कीड़े मकोड़े की तरह लोग खूब घूम रहे हैं। कोई किसी के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई किसी का फोटो खींच रहा है, सब एक दूसरे को सौंदर्य की अनुभूति की दृष्टि से देख रहे हैं। वही कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को बुरा भी लगने लगता है। तो सबकी क्या है? अंतः सत्ता की तदाकार की परिणति की वजह से ही हमें सौंदर्य की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई? ठीक है, तो यही कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, ये क्या है? भाषा का गड़बड़ झाला है, जिसके तरफ पैराग्राफ में संकेत किया गया है। रूप विवेचन से स्पष्ट क्या है कि भीतर बाहर का व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, जो हम बाहर या फिर भीतर के सौंदर्य को देखने की कोशिश करते हैं, ये बहस ही क्या है? एक तरीके से व्यर्थ है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो तमाम इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? बदलता रहता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है जो कि इस पैराग्राफ से अलग है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? आपके सिलेबस में दिया गया था कि कुछ इसमें से शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न रहेंगे, तो कुछ उसी से मिलता जुलता यहाँ पर है। सहनशीलता, परिकल्पना, सोच, सृजनात्मकता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, हमें बताना है। तो परिकल्पना जिसको कि
आप अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस। और जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। परिकल्पना, सोच, सृजनात्मकता, ये क्या है, बौद्धिक विकास के तत्व के रूप में है। सहनशीलता यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है। प्रगतिवाद, ये हिंदी वाला प्रगतिवाद नहीं बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र से ये शब्द लिया गया है। इसका मानना है कि शिक्षा का संबंध किसके अनुभव से आता है, मतलब शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है, शिक्षक, समाज, प्रधानाचार्य या फिर बच्चा। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर बच्चा। बच्चा जो है अपने अनुभव से, जब तक बच्चे को यह नहीं पता होता है कि आग को छूने से हाथ जल जाएगा तब तक वो बार बार उधर जाने का प्रयास करता रहता है। आप छोटे बच्चों को ये सब करते हुए देखे भी होंगे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न कुछ एनईपी से आपके क्वेश्चन में थे, एनईपी। अच्छा, बीच में आप देख रहे हैं कि हिंदी में इनको भी रख दिया गया, इसलिए न चाहते हुए भी बात करना पड़ रहा है। चलते हैं, बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। 2020 के अनुसार कौन से वो मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बहुभाषिकता पर जोर कम, बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि बहुभाषिकता पर जोर कम दिया गया है, जबकि आप देखेंगे कि मातृभाषा पर जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और एक से अधिक भाषाओं की अगर आप जानकारी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो गया, एकदम से गलत हो गया, लेकिन हम ऑप्शन में जाएंगे तो ए बी डी जो दिया गया है ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे, यहां पर देखिए रिक्त स्थान दिया गया है, उसके अनुसार हमें बताना है। ज्यामितीय माध्य, मानक विचलन, प्रसरण, समांतर माध्य। तो यहाँ पर समांतर माध्य के माध्यम से एक औसत छात्र के अंकों की गणना की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा क्या हो गया, सही हो गया। व्यावहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को देखिए रिक्त स्थान दिया गया है, लागू करना चाहिए। अभ्यास, वास्तविक जगत, अमूर्त ज्ञान, समाज। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन तीसरा, अमूर्त ज्ञान। व्यावहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को अमूर्त ज्ञान पर लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा। तो 2028, 2030, 32, 26 दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, 2030 में ये कहा गया कि व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावशाली शिक्षण में बाधक, यानी कि जो इम्प्रेसिव शिक्षण प्रणाली है उसमें बाधक तत्व क्या है। ऑप्शन दिया गया नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण, निरंकुशता, निश्चित उद्देश्य। तो आप देख रहे हैं कि इसमें निरंकुशता की कोई जगह नहीं है। अगर आप प्रभावशाली शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको एनर्जेटिक होना चाहिए और आपको अपने काम में मन लगता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा भी सही है कि विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए और निश्चित एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। तो निरंकुशता इसका सही जवाब हो गया क्योंकि ये बाधक तत्व के रूप में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा संबंध कौन सी बात नहीं कही गई है। तमाम इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। नीति स्वीकार करती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। सही बात है। अकादमियों, संग्रहालयों, वीथिकाओं का और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति हैं। ये थोड़ा सा ऑप्शन भी आप देख रहे हैं कि गलत टाइप का ही यहाँ पर है, इसका वाक्य विन्यास भी सही नहीं लग रहा है। सही जवाब तो यही है इसका। ठीक है, और नीचे दिया गया भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबद्ध अपने प्रयासों का विस्तार करेगा जिससे गुणवत्ता युक्त लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। उच्च और उच्चतर शिक्षा के अधिकाधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम में के उपयोग में लाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें से दूसरा जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न को सही संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? वर्चुअल लैब, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, डिजिटल अंतर को कायम करना। तो यहाँ पर क्या प्रस्तावित नहीं है? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन तीसरा, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं। परीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन मूल्यांकन थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है। यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तावित नहीं किया गया डिजिटल अंतर को कायम करना, बल्कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसके पास कोई न कोई डिजिटल डिवाइस मौजूद हो जिससे कि वो अधिक से अधिक शिक्षा को ग्रहण कर पाए। सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन तीसरा। बाकी जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं कि वर्चुअल लैब्स हो, शिक्षण और प्रोत्साहन के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, सारी चीजें दी गई हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा? प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना। ये ऑप्शन क्या पर, ये क्या है? मूल सिद्धांत नहीं है इसमें जो है कि अलग रखा जाए, बल्कि टीचिंग स्टूडेंट पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा होती है। बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं से उसके सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देना सही है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, क्या बच्चे में स्पेशलाइजेशन है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा है। ये तो बीच में रहा एनईपी के प्रश्नों से हमारा सामना। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से एनईपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं सीधे, जितने भी प्रश्न आएंगे सब हिंदी से रिलेटेड रहेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग में असंगत है। इसके पहले जब आप देख रहे थे तो ज्यादातर सवाल नहीं से रिलेटेड आ रहा था, अब सवाल असंगत से पूछा जाने लगा। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास, भाग्यश्री श्रद्धाराम फुलौरी। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है, यहाँ पर जो लिखा गया कि भाग्यश्री, बल्कि यहाँ पर भाग्यवती होना चाहिए, भाग्यवती है श्रद्धाराम फुलौरी की। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार है। हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तुरंत आपके मन में आ गया होगा, मिश्र बंधु। ऑप्शन ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिश्र बंधु दिया गया है। मिश्र बंधु में कौन कौन है? ये सब आ जाना चाहिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। देखिए हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। इस बार इसे ग्रंथ का लेखक पूछ लिया गया, हो सकता है कि आगे ये प्रकाशन वर्ष पूछ ले, या फिर किन 9 कवियों को इसमें शामिल किया गया है, ये भी सवाल प्राय पूछा जाता है और चैनल पर हमने डिस्कस किया है और कई प्रैक्टिस सेट में भी किया है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए आगे की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंधों की चर्चा बार बार की जाती है, जिसमें मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, इनके महत्वपूर्ण निबंध आप देख रहे हैं। ऑप्शन तीसरा इसमें फिर निराश क्यों, ये निबंध लिखा गया है गुलाब राय द्वारा, बाबू गुलाब राय, ठीक है। और बाबू गुलाब राय का एक बहुत है महत्वपूर्ण निबंध है ठलुआ क्लब। हो सकता है, पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि ये आगे के एग्जाम में आएगा। ठलुआ क्लब को जरूर ध्यान में रखिए और हिंदी नवरत्न इनको जरूर ध्यान में रखिए। में भी ऐसे अंदर से आवाज आ रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। देखिए उसी टाइप का फिर सवाल, असंगत युग्म। ऑप्शन दिया गया संयोगिता स्वयंवर, यहाँ देखिए गलत लिख दिया गया स्वयंवर। लाला श्रीनिवास दास सही है। हिंदी कालिदास की आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये क्या गलत है, बल्कि कौन होने चाहिए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, एमपीडी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बिनी, बद्रीनारायण चौधरी। प्रेम घन। तो जितने भी दिए गए आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग, कुछ इसमें समीक्षात्मक है, ठीक है, कुछ इसमें पत्र पत्रिकाओं से नाम दिए गए। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है। असंगत वाले प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं आप यहां पर देख रहे हैं। छायावाद, नामवर सिंह। यथार्थवाद, शिव कुमार मिश्र, सही है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मुक्तिबोध दिया हुआ है, ये गलत है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन नहीं, बल्कि कामायनी एक पुनर्विचार नाम से मुक्तिबोध ने लिखा है। देखिए बहुत ही
सूक्ष्म तरीके से देखेंगे तभी इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो कामायनी एक पुनर्विचार नाम से लिखा मुक्तिबोध ने। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसने लिखा है? ये लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, इनको ध्यान में रखिए, वही राम स्वरूप चतुर्वेदी जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से पुस्तक लिखा हुआ है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें नगेंद्र की किताब है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। इन किताबों को जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। चौथा ऑप्शन दिया गया प्रगतिवाद, शिवदान सिंह चौहान, ये सही। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है। बच्चे ने गलत यहाँ पर जवाब दिया है, जिसका भी होगा, लेकिन सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन। और कितना माइनर इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न अगर परीक्षा में न आए तो मैं उस परीक्षा को परीक्षा ही नहीं मानता हूं। बहुत बार आप सभी को बता चुका हूं कि सरस्वती पत्रिका से सवाल न आया और महावीर प्रसाद द्विवेदी से न आया। पूछ लिया गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका संपादन कार्य आरंभ किया था। सही जवाब हो गया 1903 ईस्वी में, और विद्यार्थी ने भी इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखा। 1903 से शुरुआत की और 1920 तक इन्होंने संपादन किया था, लगभग 17 वर्षों तक। इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए। कई बार सवाल सरस्वती पत्रिका से हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन तो हुआ, चिंतामणि घोष, फिर इसके बाद मंडल बना, श्याम सुंदर दास इत्यादि। और सवाल पूछ लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले कौन इसके संपादक थे जिससे कि इन्होंने लिया था, ये भी सवाल आता है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं वाला प्रश्न आ गया। अर्धनारीश्वर, आज्ञे, साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा, पगडंडियों के जमाना हरिशंकर प्रसाद, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। अर्धनारीश्वर जो रचना है, दो जगहों पर आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों का है। एक तो हो गए विष्णु प्रभाकर, ठीक है, और एक है दिनकर। ठीक, आज्ञे की रचना तो बिल्कुल नहीं है अर्धनारीश्वर, तो ये क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए सब क्या है? सुमेलित है। तो आगे की परीक्षा के लिए ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। यहां पर हमें नहीं पर जोर देना है। रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ पर मार्क्सवादी आलोचकों की जब भी चर्चा की जाएगी तो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, इन तीनों का तो नाम आएगा ही। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका सही जवाब है, जो कि एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिलता जुलता इनका नेचर रहा। अगर आलोचना में हम देखें तो सांस्कृतिक और खासतौर से भाषिक संवेदना को ध्यान रखते हुए इन्होंने ज्यादातर अपने ग्रंथों को लिखे। ठीक, और न जाने क्यों आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था इसके पैरेलल ये प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। तो जो पेपर बनाने वाले, जब मैं ये प्रश्न पत्र देख रहा था तो ज्यादातर प्रश्न पत्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से तो हैं ही कुछ, और इसके अलावा आप देखें कि रामचंद्र तिवारी की जो बुक है हिंदी का गद्य साहित्य, वहां से भी सवाल सीधे सीधे उठाया गया। आगे हम चर्चा करेंगे, एक दो प्रश्न एकदम से सीधे उठाए गए। ठीक है, तो इसका 80 का जो सही जवाब हो गया, आप जान गए कि दूसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो आ ही गया यहाँ पर। पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। ये सीधे सीधे उठा लिया गया है रामचंद्र तिवारी की बुक से क्वेश्चन, सीधे सीधे एकदम। और ये बुक मेरे पास है भी, उधर मैं रखा भी हूँ। ठीक है, और किसका किसका विरोध किया था? क्रोचे का, डंटन का, ब्रैडले, क्रोचे और डंटन तीनों का, ब्रैडले का। जिन भी विद्यार्थियों के पास ये किताब होगी आप जरूर उसको खोलकर देखिएगा। इसी को पूरा बोल्ड लाइन में लिखा गया है उस किताब में, और लिखा गया कि तीनों का विरोध किया है। ब्रैडले जो कि कला के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कला के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया। क्रोचे जो कि अभिव्यंजना वाद से जुड़े हुए हैं, और ये इसी को शुक्ल जी ने कहा कि वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायतीकरण किया गया है। डंटन का सिद्धांत था व्यक्ति वैचित्र्यवाद। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बेसब्री से इस परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर का इंतजार जरूर कर रहे थे, लेकिन इस तरीके की फैक्चुअल और तथ्यात्मक जानकारी आपको बहुत कम प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी नहीं की, क्योंकि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे तुरंत बना के व्यूज पाना है, बल्कि मेरा ये लक्ष्य था कि आगे अगर आप किसी भी परीक्षा में जाएं, खासतौर से EMRS TGT में ही जाएं, तो आपको एक दृष्टि मिले कि सवाल आखिरकार कहाँ से बन रहे हैं, व्यू मिले आपको। तो देखिए, आपने धैर्य बनाकर अगर क्वेश्चन नंबर 81 तक मेरा साथ दिया होगा तो निश्चित तौर पर आपको पता चल गया होगा कि क्रोचे अभिव्यंजनावाद,
डंटन व्यक्ति वैचित्र्यवाद, शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे तो बार बार इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है। और ब्रैडले कला कला के लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के विद्वान हैं और इन तीनों का विरोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और ये कहां आपको मिल जाएगा तथ्य, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहां पर, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, नगेंद्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नाम से पुस्तक लिखा। अगर मान लीजिए यहीं पर इतिहास लिखा होता तो इसका जवाब क्या हो जाता, बदल जाता और सही जवाब हो जाता भगीरथ मिश्र। आगे के लिए हो सकता है कि पूछा जाए कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा, तो भगीरथ मिश्र इसका सही जवाब होगा। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नाम से लिखा नगेंद्र। नगेंद्र ने काफी काम किया है रीतिकाल पर और भारतीय काव्य शास्त्र पर काफी काम इन्होंने किया हुआ है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी इन्होंने काम किया, खासतौर से अरस्तु पर आप देखेंगे तो। अगला प्रश्न है कि चीर चीर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुम तुहिन बरस दो कन कन यह पगली सोए तब भी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, जो भी पंक्तियां दी गई इनके रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। यानी कि किसी न किसी छायावादी कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्तियों के रचनाकार है। और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कहना पड़ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में महत्वपूर्ण लेखकों कवियों पर हमने एक सीरीज चलाई हुई थी और उस सीरीज को जो भी विद्यार्थी अपना मानकर और विश्वास करके देखते रहेंगे, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, सही जवाब क्या हो गया, महादेवी वर्मा। आचार्य शुक्ल की पुस्तक से सीधे सीधे इसको उठाया गया। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, नामवर सिंह। बच्चे ने यहां पर गलत दिया हुआ है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। आज जब मैं केबीएस की तैयारी आप सभी को करा रहा था तो उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की एक पुस्तक लगी हुई थी, जो कि 11वीं 12वीं के लिए संयुक्त रूप से किताब थी। उसमें इसका जिक्र हमने किया था। तो हमने एमआरएस के पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में पूरा केबीएस का भी कुछ दिया हुआ था और बार बार आप लोगों को मैं कहता था कि आप लोग थंबनेल पे मत जाइएगा, अपने लिए पढ़िए, क्योंकि समय को देखते हुए हर परीक्षा के लिए अलग नई वीडियो बनाना बड़ी ही चुनौती है। तो जो भी आपको मैटर मिल रहे हैं, आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, तो जरूर उनको देखिए। ये वहीं से सीधे सीधे सवाल उठाए गए, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। तो नीचे के जितने भी दिए गए सभी पत्रकारिता के यहाँ पर प्रकार हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता जो है वो इसका क्या है, नहीं है। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है। आप दो तरीके की आलोचनात्मक किताबों को पढ़ते होंगे, एक तो सामान्य रूप से आलोचक द्वारा जो किताब लिखी जाती है विशुद्ध तरीके से, और एक किताब होती है संपादन। ढेर सारे संपादन से युक्त किताबें आपको बुक फेयर में या फिर दुकान पे मिल जाएंगी, और संपादन करना काफी इजी भी होता है। अच्छे अच्छे लेखों को, अच्छे अच्छे आलोचकों के आप लेख को एक जगह इकट्ठा करके संपादित कर देते हैं। कहा गया कि जब आप संपादित करते हैं तो क्या आपको नहीं ध्यान रखना है या फिर आप में नहीं होना चाहिए, आपके सिद्धांत में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया वस्तुपरकता होना चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए, तथ्यों की शुद्धता भी होनी चाहिए। जैसे आप जो वन लाइनर किताबें पढ़ते हैं, ये सब किताबें संपादित टाइप की ही, जो लिखा गया है लेखक द्वारा उसका मौलिक रचना कर्म नहीं है, बल्कि वो 10 किताबों से एक जगह इकट्ठा करके आपको प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए सही जवाब क्या हो गया, पक्षधरता। किसी का आपको पक्षधर नहीं बनना है, किसी का आपको पक्ष नहीं लेना है, या फिर किसी की तरह आपको झुकाव नहीं रखना है। पक्षधरता का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तटस्थता। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़े। अगर ये रहता तो क्या हो जाता, सिद्धांत में रहता। पक्षधर नहीं होना, कुल मिलाकर यही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है। शेखर जोशी जो व्यंग्यकार के तौर पर भी
जाने जाते हैं और यहाँ पर कहानीकार के तौर पर भी, खासतौर से इनकी जो कहानी लगी हुई है कोशिका घटवार, ये है समर्पण दासजीव। ठीक है, जब नई कहानी इत्यादि पढ़ेंगे तो शेखर जोशी का नाम वहां पर आता है। कर्मनाशा की हार नाम की जो कहानी है ये किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई एक कर्मनाशा की हार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है? यानी एक चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा कि जो पेपर बनाने वाला है वो नामवर सिंह को अच्छे से पढ़ा हुआ है। उनकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया और उसी किताब पे आधारित एक और सवाल यहाँ पर पूछ लिया कि पहली कृति नई कहानी की किसे माना है नामवर सिंह ने? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, परिंदे को। परिंदे में कुल कितनी कहानियां, ये सब यूजीसी नेट के दौरान हमने डिस्कस कर दी। बाकी जो यहाँ पर कहानियां आप देख रहे हैं कि राजेंद्र यादव की, ठीक है, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों नाम आप देख रहे हैं, न जाने क्यों आप जब कहानी आंदोलन पढ़ेंगे, नई कहानी आंदोलन, ये तीनों नाम वहां पर क्या है आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो 4 प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें 4 चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा यहाँ पर दिया गया है। ऊपर के जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो सब उपन्यासों के विषय वस्तु से रिलेटेड है। आगे की परीक्षा के लिए जरूर इनको ध्यान में रखिए। आप लोगों के पास तो पेपर होगा ही, तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा कि चारु चंद्रलेख में कब की कहानी का वर्णन किया गया है, क्या है उसमें। पुनर्नवा, आधुनिक नारी का शोषण इसमें दिखाया गया है। अनामदास का पोथा में राय कुमुनी। अच्छा, इसको देखिए, क्रम से भी पूछा जा सकता है, कब कौन प्रकाशित हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। सही जवाब इसका क्या है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। ये क्या है? सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा हो गया सही। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो रेणु के उपन्यासों को यहाँ पर पूछ लिया गया है। इनके चार उपन्यास दिए गए हैं, महिला आंचल, जुलूस, परितिक, कथा, पलटू बाबू रूट। ठीक है, तो ये दिए गए हैं, तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो रहा है। महिला आंचल 1954 में और 1957 में परिकथा, 1965 में जुलूस और 1979 में पलटू बाबू रूट। तो देखिए, मुकाबला ऑप्शन तीसरा और चौथे में था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर्स करने पे ऑप्शन चौथा क्या हो रहा है? सही हो जा रहा है। तो ये माइनर दृष्टि से आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जन संचार का कार्य नहीं होना चाहिए? जन संचार, ये भी सीधे सीधे वही एनसीईआरटी की किताब से उठाया गया, सीधे सीधे एकदम उठाया गया। जनसंचार कार्य नहीं होना चाहिए। मनोरंजन करना होना चाहिए, निगरानी करना होना चाहिए, सूचना देना तो पहला ही इसका काम होना चाहिए, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना चाहिए। ये क्या है? गलत है। और न जाने मुझे क्यों ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हुए हैं वो भी जनसंचार के रूप में ही है, लेकिन इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जब से यूजीसी नेट का पेपर खत्म हुआ है, ये हमारा कभी अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, बहुत सारे व्यवसायिक मुनाफा कमाने वाले जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नोट्स बेचने वाले हों, चाहे ऑनलाइन पढ़ाने वाले हों, चाहे ऐप पर पढ़ाने वाले हैं, सबके दाम में बहुत भारी गिरावट आई हुई है। ठीक है, बहुत भारी गिरावट आई है, सीधे हमको लग रहा है कि 70% की गिरावट आई हुई है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, यहाँ तो इस तरीके का कुछ नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, विधि, मुद्रा, मत, भ्रांति। तो इसमें जो भ्रांति शब्द है ये क्या है? एकार्थी, इसका एक ही अर्थ होता है। बाकी आप देखेंगे कि विधि का कई बार नियम के अर्थ में लगाया जाता है, कई बार कानून से जोड़ लिया जाता है, मुद्रा का अर्थ से और व्यापार में इसको जोड़ लिया जाता है, मत, विचार अलग अलग। तो एकार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन चौथा है। पूछा गया कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं है। राय, आग, कार्य, आन, यानी कि तद्भव नहीं हमें बताना है। बच्चे ने यहाँ पर ऑलरेडी तत्सम है लिख दिया है, उसी का विलोम कर दिया यहाँ पर, तद्भव नहीं है। सही जवाब आ गया ऑप्शन तीसरा, कार्य। ठीक है, कार्य क्या है? तत्सम है यहाँ पर।
बहुत दिमाग तो विद्यार्थी ने लगाया लेकिन आंसर गलत दे दिया यहाँ पर। यही अक्सर परीक्षाओं में होता है। ठीक है, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा कि सौंदर्य बाहर की नहीं अंदर की बात होती है। पेपर हल कराना, जो आप क्लासरूम में बैठते हैं, जो आपका दिमाग काम करता है, आप वही लगाते हैं। जो बाहर से अगर कोई करवा रहा है वो समझ जाए कि वो तो बात की अनुभूति है। कार्य यहाँ पर तत्सम है, इसका क्या होना चाहिए? तत्सम काज होना चाहिए। ठीक है ना? तो सही जवाब क्या हो गया? तद्भव नहीं है, हमें बताना तो हो गया कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास, राजपुत्र, प्रजापति, यथास्थान, आशातीत। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, यथास्थान। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यथाशक्ति। हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में यह आ जाए, यथाशक्ति। ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। यानी देखेंगे अब अव्ययी भाव समास में ज्यादातर यथा शब्द लग जाते हैं या फिर उपसर्ग लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका लक्षण है मोटे तौर पर। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजपुत्र, प्रजापति, आशातीत, सभी में क्या है? तत्पुरुष समास है, जिसमें विभक्तियों का लोप होता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। रेखांश, सिंधूर्मी, सदानंद, कल्पांत। तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सदानंद। आप देख रहे हैं कि रेखांश में रेखा प्लस अंश लगा हुआ है। ठीक, इसको तो आप कर लेंगे। मैं जिस पर जोर देना चाह रहा हूं, ये वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक ऑप्शन है। हो सकता है कि ये आ जाए। आपको भी ये बहुत कम जगह देखने को मिलेगा जो बहुत सही आपको बताएंगे। उर्मी कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए आगे यही प्रश्न आ जाए। हम तो जान रहे हैं कि इसमें स्वर संधि है, सिंधूर्मी, लेकिन उर्मी कैसे लिखा जाता है? आगे परीक्षा में आ सकता है। सिंधु प्लस यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ भी दे देता है। ठीक है, बहुत जगह पे आपको नहीं इसकी जानकारी मिल पाएगी, इसलिए ये प्लेटफॉर्म कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ तो हुआ है, लेकिन उर्मी आपको जोर देना है। आपके मन में भी आ रहा हो कि उर्मिला तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उर्मी शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे उष्मा। हमारा काम था आपका ध्यान आकर्षित करना, इधर हमने कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर पेपर में आप अधिक से अधिक अंक हासिल करें। देखिए इसका सही जवाब सदानंद क्यों हुआ? कि इसमें हो गया है व्यंजन संधि, सत आनंद। ठीक, कल्पांत में आप जान रहे हैं। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, अत्यंत को रेखांकित कर दिया गया है। क्या है ये? विषैला पदार्थ। विषैला खुद एक विशेषण के तौर पर है और इसकी विशेषता बता रहा है कि अत्यंत। सही जवाब हो गया प्रविशेषण। जब विशेषण की विशेषता बतलाई जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। मुकाबला देखिए इन्हीं दोनों में था। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। वचन से रिलेटेड सवाल आ गया यहाँ पर। लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े, रस्सी रस्से, बच्चा बच्चे। तो यहाँ पर यानी वचन दिया गया है, उसका बहुवचन यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सभी हैं इसमें। रस्सी का क्या होगा? रस्से नहीं बल्कि रस्सियां होता है। आमतौर पर हम लोग गलत सलत प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन सही जवाब यहाँ पर क्या है? रस्सियां। मैं बार बार ये बताता हूँ बच्चों को जब ऑफलाइन अपने विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जो हमारे बीए के हैं और एमए के, ज्यादातर आपके आसपास में जो चीजें लिखी रहती हैं वो गलत ही लिखी रहती हैं। चाहे आशीर्वाद लिखा हो, चाहे वो दूध की दुकान लिखा हो, या फिर उज्जवल लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन तीसरा, पिंजरे की मैना। प्रैक्टिस सेट में ये खूब अलग अलग एंगल से सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आ भी गया है। पिंजरे की मैना की आत्मकथा लेखिका कौन है? सही जवाब है चंद्र किरण सोन रेखसा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राहुल साकृत्यायन का संस्मरण नहीं। राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखा गया संस्मरण कौन सा नहीं? बचपन की स्मृतियां हैं, असहयोग के मेरे यात्री यहाँ पर है, बल्कि कई किताबों में आप देखेंगे साथी लिखा है। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में देखेंगे तो साथी लिखा हुआ। जिनका मैं कृतज्ञ हूं, ये भी सही है। 20वीं सदी का बाण भट्ट, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी से जोड़कर देखा जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो गया। राहुल साकृत्यायन के ऊपर के तीनों क्या है? संस्मरण सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है। इस प्रश्न पे आप लोग चाहे तो ये को कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सही मायने में यहाँ पर नहीं है। गोदान की नारी पात्र कह रहा कि बासंती, शोभा,
शहजादी जालपा। तो यहाँ पर जितने भी नारी पात्र दिए गए हैं वो सब आप देख रहे हैं कि अलग अलग। यहाँ पर शोभा इसका 50% सही हो सकता है। शोभा आप देखेंगे कि गोदान में नाम आया हुआ है, लेकिन ये होरी के भाई के तौर पर आया हुआ है शोभा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न को आप क्लेमिंग वाले में रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं इसको, अगर आपका गलत हुआ है तो। अगला प्रश्न भी ऑब्जेक्शन वाला ही प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको जब देख रहा था तो संज्ञा शब्दों में असंगत है। नदी जातिवाचक, सच्चाई भाववाचक, बचपन यहाँ पर दिया है जातिवाचक, कामधेनु व्यक्तिवाचक। बचपन देखिए भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। कामधेनु क्या है? एक जातिवाचक। वैसे कामधेनु आप देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक भी खास एक गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ये भी अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं इधर उधर हुआ होगा तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे ने तो लिखा है कि बचपन जातिवाचक, लेकिन ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के तौर पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग में कला का जोखिम कुबेरनाथ राय, रचना के बदले। अच्छा देखिए, नीचे के जितने भी नाम दिए गए सब क्या है? एक दूसरे से मिले हुए। आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। कला का जोखिम कुबेरनाथ राय का नहीं बल्कि निर्मल वर्मा का है। प्रैक्टिस सेट में ये आ चुका है, पहले ही आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग में भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध कितने पास अपने गीतिका निराला, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो यहां पर जो इतने पास अपने दिया गया किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला प्रश्न है कि लिंग के आधार पर असंगत युग में नाला का नाली, चींटा का चींटी, महाराजा का महाराजन, बल्कि यहां पर महारानी होना चाहिए था, और मामा का मामी। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार। चांद का मुंह टेढ़ा भला कौन नहीं जानता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उदय भानचरित इंशाल्लाह खां, मुंतफ मुंतखबुत बारीक मुंशी सदा सुखलाल नियाज, पद्म पुराण सदर मिश्र, प्रेम सागर लल्लूलाल। यहाँ पर देखिए ये पंडित दौलत राम द्वारा लिखा गया, ये लिखी गई रचना है, ठीक है, दौलत राम। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी रचनाएं दी गई हैं सब क्या है? सुमेलित है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि संस्मरण अलग है, रेखा चित्र अलग है, लेकिन यहाँ पर पेपर बनाने वाला भी कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं, इसलिए ऑब्लिक दे दिया है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ऊपर के जो तीनों नाम दिए गए हैं सब महादेवी वर्मा के हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? वन तुलसी की गण, ये किसका संस्मरण है? ये है रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला प्रश्न है कि धिक आये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से है? और ये प्रैक्टिस सेट में कविता पूछी जा चुकी थी। सही जवाब है ऑप्शन पहला, तुलसीदास से ये कविता को लिया गया है। बाकी और नाम दिए गए, बच्चे ने लगा दिया राम की शक्ति पूजा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, जो कि नया प्रश्न है एक तरीके से देखा जाए तो। कहा गया कि जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका है। मनु भंडारी, निर्मला जैन, चित्रा मुदगल, रमणिका गुप्ता। सही जवाब हो गया निर्मला जैन, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका क्या है? सही जवाब है। इसको आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। अब जितने भी प्रश्न यहाँ पर आगे कुछ दो चार प्रश्न हम देखेंगे जो कि हूबहू जो मैंने सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पढ़ाया था, वहीं से सवाल पूछ लिया गया, एकदम हूबहू वहीं से सवाल पूछा गया है। पूछा गया कि खुसरो के बारे में कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है? वे जनता के सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, सही है। इनकी पहलियां और उमकरियां प्रसिद्ध हैं, सही है। खुसरो में उक्त वैचित्र नहीं मिलता, ये वो कहते हैं कि मिलता है, ये सही। ये क्या ऑप्शन एक तरीके से गलत हो रहा है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? प्रश्न के अनुसार सही है, उक्त वैचित्र मिलता है कहते हैं। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार थे, ये भी सही है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल
के द्वारा जो भी आपको मटेरियल उपलब्ध करवाए गए हैं कवि या लेखक के तौर पर, उनको जरूर देखिए समय निकाल के। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का क्या कथन नहीं है। नहीं वाला पूछ लिया गया यहाँ पर। विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे, पसंद करते थे। बंग भाषा के लोग भी उनको अपना कवि मानते थे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार यही पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है। जो नहीं दिया गया इसका मतलब ये गलत बात कही जा रही है, वो पसंद करते हैं, ये होना चाहिए था। आगे देख लेते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही सही। ये भी सवाल आगे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को क्या माना है, श्रृंगार का कवि माना है या फिर भक्त कवि माना है। तो उन्होंने क्या माना, श्रृंगारिक कवि। विद्यापति शौर्य थे, ये एकदम से वो एक वाक्य उठा लिया गया। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है, जिसमें कि पदावली उन्होंने लिखा। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा। इस प्रश्न में हमें सर्वप्रथम को ध्यान में रखना है, किसने कहा। सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे चलकर राम कुमार वर्मा ने भी इसे चारण काल कहा है। तो कई विद्यार्थी हो सकता है कि राम कुमार वर्मा भी लगाए होंगे, लेकिन सर्वप्रथम बात कही जा रही है, तो प्रश्न इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है जो कि सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट से उठा लिया गया। माई न होती बाप न होते कम न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। रचयिता कौन है पंक्तियों के। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नामदेव। ठीक है, ऑप्शन चौथा। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, बहुत बार ये हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, तुलसीदास। और फिर शुक्ल जी का ही एक कथन यहां पर उठा लिया गया, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा भारी ग्रंथ है, होना चाहिए था। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, द्वैतवादी या द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मध्वाचार्य। आगे की परीक्षा के लिए आपको ध्यान में रखना है कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये सब का पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रास पंचाध्यायी के रचयिता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, नंददास। और किस छंद में है, कई बार मैं पूछ चुका हूं, रोला छंद में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। साहित्यसार मतीराम, रसराज भूषण, युक्ति तरंगड़ी कुलपति मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि। तो इसमें जो नाम दिए गए हैं और रचनाएं दी गई हैं उसमें सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है, भूषण। रसराज किसकी रचना है, वो है मतीराम की। ठीक, तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा। अष्टछाप से भी कुछ प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, कुंभन दास, स्वामी हरिदास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। तो आप देख रहे हैं कि जितने नाम दिए गए हैं हरिदास को छोड़कर सभी क्या है, अष्टछाप से जुड़े हुए। तो अष्टछाप को भी सप्तक के कवियों की तरह आपको ध्यान में रखना है। स्वामी हरिदास का संबंध किसे है, सखी संप्रदाय से या फिर हरिदासी संप्रदाय से। हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से केशव दास की रचना नहीं, केशव दास की रचना यहाँ पर पूछ लिया गया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस सागर। कई जगह पे छंद सार लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हनुमान नाटक जो है स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि ये केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि हृदय राम द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा अभी तक। निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, कृष्णदास, कुंभनदास, कृपाराम, नंददास। तो जितने यहाँ पर पहले हैं देख रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। कृपाराम जिनका संबंध किससे है, ये रीतिकाल के हैं और कहा जाता है कि जो हित तरिंगड़ी नाम की रचना है, खासतौर से जो भी रीति निरूपक कवि के तौर पर जाने जाते हैं, इसमें कृपा राम का नाम पहले आता है। ठीक है, रीति निरूपक कवियों के तौर पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है, देव की यानी आचार्य देव की या फिर महाकवि देव की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया अष्टयाम, श्रृंगार निर्णय, प्रेम तरंग, भाव विलास। तो इसमें जो नाम दिया गया है श्रृंगार निर्णय, ये किसका है, भिखारी दास का है। और इसी तरीके से एक और इनकी रचना है काव्य निर्णय। इन दोनों रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए जो कि भिखारी दास की है। देव की रचना अष्टयाम, प्रेम तरंग और भाव विलास है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनसिज, सरसिज, मीन केतु, अनंग। तो इसमें देखिए कामदेव का जो सही पर्यायवाची नहीं है वो है सरसिज, सरसिज मतलब कमल। बाकी जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो सब क्या है? कामदेव के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, परिमल। किसका हो गया ये है परिमल निराला की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना हमें कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है? झूठ, धंधा, कनिष्ठ। ये तो शुद्ध है। यहां पर देखिए बच्चे ने भी सही लगा दिया कि सीधा, सादा। साधा कोई शब्द नहीं बल्कि सादा होना चाहिए, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। आंख नीची होना, मुहावरे का सटीक अर्थ है आंख नीची होना का मतलब है कि लज्जित होना। जब आप कोई काम गलत करते हैं, किसी के के लिए गलत काम करते हैं तो आप लज्जित होते हैं, आंख नीची कर लेते हैं। वैसे एक शर्माने की गुण में भी आता है, आंख नहीं मिला पाते हैं। जब लड़की को लड़का देखने जाता है, लड़का को लड़की, तो उस समय आप देखेंगे कि आंख नीचे ही रहती है, वो संस्कार में आता है, वहां पर है। लेकिन मुहावरे के अर्थ में देखा जाए तो ये क्या है? लज्जित होना। मतलब जब आप किसी का कोई काम खराब किए रहते हैं तो आप नजरें क्या करते हैं? झुका लेते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके शरीर में आंख एक ऐसा अंग है जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके चरित्र को, आपके खुश होने को, आपके दुख को, सबको आंख ही प्रकट करती है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, सूरत सिंगार की उजारी छवि आछ भांति, दीठ लालसा के लोयलन लैलें आजहियों, रति रसना सवाद पावड़े पुनीतकारी, पाय चुम चुम के कपोलन सो माझियों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता है। जो विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में घनानंद को देखे होंगे वो हुबहू इसका आंसर बता देंगे। यहाँ पर किताब में मूरत दिया हुआ है जबकि यहाँ पर सूरत लिखा है, तो मूरत सूरत में खास अंतर नहीं है, खैर लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए। ये जो काव्य पंक्तियां ली गई हैं ये घनानंद द्वारा लिखी गई हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से ही सीधे सीधे उठा ली गई। अगला प्रश्न है कि कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ है। कष्ट पर कष्ट आना सही जवाब हो गया। और कई बार क्या होता है कि समस्या में समस्या का आना, कष्ट पर कष्ट आना मतलब कंगाली में आटा गीला होना, आटा गीला होना। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला। तो हिंदी EMRS PGT में जो सवाल पूछे गए थे वो किस तरीके के सवाल थे, उनका लेबल कैसा था और कितने आंसर आपके सही होने चाहिए थे। हर परीक्षा में 2-4 सवाल नए आते ही आते हैं। तो मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर 80 सवाल थे तो जो विद्यार्थी लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे उनके लगभग 70 से 75 तक सवाल सही हो रहे होंगे और इतना होना चाहिए, तब तो आप फाइट में। ठीक है, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, जहां तक मेरा अनुमान है कट ऑफ हाई जाएगी। और जो विद्यार्थी वो जो भाषा वाला पेपर था 40% से पास करना था, क्वालिफाई करना था, उसमें अगर आप कर लिए होंगे तो निश्चित तौर पर इतने प्रश्नों को आप करके सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पर इस सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे और आगे जो भी गलतियां की होंगी उनको नहीं करेंगे और जो भी चीजें यहाँ पर खास तौर से बताई जाएंगी उनको गंभीरता से लेंगे, गहराई से लेंगे और अपना मान कर चलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये हमारा PGT के क्वेश्चन पेपर को भी आपने देख लिया कि किस तरीके से पूछा गया था। प्रश्न तो जिस हिसाब से आप UGC नेट का देख रहे हैं या फिर राजस्थान के कुछ पेपर होते हैं या फिर अलग अलग, उस लेवल का तो नहीं, एकदम आसान तरीके का ही था बस। लेकिन सावधान से तकनीकी तौर पर आपको ध्यान में चीजें रखना था, नहीं असंगत, इन सारी चीजों को आराम से पढ़ना था। 5-6 क्वेश्चन इसमें नए थे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आपने देख लिया होगा। मानवीय त्रुटि में अगर कोई प्रश्न का आंसर गलत हो गया होगा तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हालांकि हमने बहुत ही सावधानी से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि ये जो विश्वास का सिलसिला है वो आगे बरकरार रहे। PGT के अभ्यास सेट को लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक आप पुरानी वीडियो जो भी प्रैक्टिस सेट के तौर पर है शुक्ल जी की दृष्टि में है
उनको समय निकाल कर जो भी समय आपके पास है, ज़रूर देखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए